और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। तमाम जगहों पर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनकी पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बायसरन घाटी जो वहां पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे हुए हैं, उनकी खबर दिखाते हैं। वहां पर आतंकी हमले के बाद लगातार निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं पहलगाम में हूं। यहां पर आतंकियों की तलाश में लगातार निगरानी हो रही है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार जो पहलगाम के आसपास के इलाके हैं, खासतौर से बैसरन घाटी के आसपास का इलाका, वहां पर लगातार हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। आप देखें कि जो हेलीकॉप्टर हैं वो इन तमाम इलाकों में लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो आतंकियों की तलाश में लगातार जो कॉम्बिंग है वो की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जे&के पुलिस, ये लगातार एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं और इस तमाम इलाके में अब जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये सामने वैसरन घाटी है जहां पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद जो आतंकी थे वो यहाँ से कहाँ भाग गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। तो उनकी तलाश में लगातार जो कॉम्बिंग है वो जंगलों में, आसपास जितने भी जंगल हैं, ये देखिए पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे चारों तरफ। मेरे राइट में भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ आसपास एक जॉइंट ऑपरेशन सेना के द्वारा किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पहलगाम के आसपास के जो जंगल हैं, इलाके हैं, वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जाए और इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। सेना ने जो तमाम जो फोर्सेस हैं, उन्होंने ये लगातार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाया हुआ है। इसके साथ ही जो दो आतंकी हैं, आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठोकर, इन दोनों के घरों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो गए थे और वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ जिससे दोनों के घर तबाह हो गए हैं। पहलगाम का बाज़ार देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर आपको कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सामने जो बाज़ार है ये पूरा गुलजार होता था, लेकिन ये पूरा का पूरा बाज़ार आपको खाली मिलेगा और सड़कों पर भी सन्नाटा है। सारे टूरिस्ट यहाँ से गायब हो चुके हैं। आमतौर पर इस हमले के पहले ये सड़कें गुलजार होती थी, भरी होती थी टूरिस्टों से, लेकिन अब यहाँ पर एक भी टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएगा। केवल सुरक्षा के जवान जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जे&के पुलिस के जवान हैं या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे, जाते हुए आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है, पूरा पहलगाम खाली हो चुका है और बाज़ार यहाँ पर बंद हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से वीरान सा हो गया है। जिस तरह से पर्यटक पहले लगातार आ रहे थे, अब जो है यहाँ पर पूरा जो ये पहलगाम है वो खाली हो गया है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। लश्कर तैयबा का जो मॉड्यूल है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और लगातार जो तलाशी अभियान है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वो चल रहा है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक माहली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो ये पहलगाम के पास बायसरन घाटी की स्थिति आपने देखी, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे हुए थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आतंकी हमलों के बीच सरकार लगातार सख्ती बढ़ाती जा रही है। इस हमलों के बीच जो सख्ती चल रही है उसमें सरकार ने कई कदम ले लिए हैं। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा जो है वो रद्द कर दिया है। इस फैसले के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की पहचान करके प्रशासन अब उन्हें वापस भेज रहा है। राज्य सरकारें अब एक्टिव हो चुकी हैं। आगरा में विजिटर वीज़ा जो है उस पर आए 9 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए। इनमें से 2 पाक नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। बाकी बचे 7 पाकिस्तानी नागरिक आज या कल पाकिस्तान रवाना कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या करीब 43 बताई जा रही है और इन्हें भी प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। इनकी पहचान कर ली गई है कि ये कौन लोग हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर या लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए हैं और अब इन्हें भी भेजा जा रहा है। लॉन्ग टर्म वीज़ा के नियमों के हिसाब से इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब यहाँ पर सरकार सख्त हो गई है। किसी तरह की नरमी पाकिस्तान के साथ बरतने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक कई स्तरों पर बैठकों का दौर भी यहाँ पर चल रहा है।
इधर भारत के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के बाद अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सरकार के आदेश के बाद ही पाकिस्तानियों में अपने देश जाने को लेकर होड़ लग गई है। हमारे सहयोगी गुरप्रीत चीना की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा वीज़ा लगाया हुआ है दिल्ली एम्बेसी से और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। मैं इंडियन हूँ। अभी बोल रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट को नहीं जाने दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे पाकिस्तानी नागरिक है। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो इनको भी मुश्किल है, और मुझे क्रॉसिंग करना है तो माँ के बिना बच्चे कैसे जाएंगे। मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है मेरे बच्चों के साथ। शादी यहाँ हुई है, मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है और मेरे बच्चे मेरे साथ ही पाकिस्तान से आते हैं, वो तीनों पाकिस्तानी हैं। मैं फ़िलहाल तो उनको छोड़ के आया हूँ और मेरी वाइफ को वीज़ा भी मिलता नहीं मिलता, तो हमें तो अर्जेंट जाना था, फिर वापस जा रहा हूँ। बच्चे मेरे यहीं पर ही हैं। अब मैं परेशान सोच के ये हो रहा हूँ कि अब मैं तो चला आऊँगा, बच्चों को पीछे पता नहीं वापस भेजेंगे क्या होगा, क्योंकि बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। अब उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, इसको लेके मैं काफ़ी परेशान हूँ। अभी वहाँ से गाड़ी लेके आए, तो कब आए थे इंडिया में? 25 दिन में सर, 20-25 दिन। 25 को शादी अटेंड करने आए? जी सर, जी जी शादी पर आए थे जी। अब आपको जैसे पता चला गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आई? नहीं नहीं, मैं पहले भी तैयार था सर, मैंने पहले भी मैं तैयार था, ये तो बाद में ऐलान हुआ है। हम लोग जो है इसके कायल नहीं है, अमन और राष्ट्रीय के कायल है कि दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें और अच्छी तरह। आप चाहते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात हो और जो लोग पीछे हैं उनको भी उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए? उनको जो क्रिमिनल हैं उनको सख्त सजाएं दी जाएं। कब आए थे इंडिया में? इंडिया आया मैं 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। आज 25 है मैं खाली शायद। कहाँ आए थे? यूपी बरेली। किसको मिलने आए थे? किसी को? मेरे कज़न वगैरह हैं, उनसे मिलने आया हुआ था। उनके बच्चों की शादी थी, उसमें आया हुआ था मैं। और बस आज 7 दिन रहे हम वहाँ। 7 दिन में एकदम रात को खबर आई, सुबह पता चला कि यार ये मसला है कि भाई 48 घंटे का टाइम दिया है और निकल जाओ। आप रहने वाले इंडिया के हैं? इंडिया के, यहाँ पे मेरी शादी हुई है। इंडिया में शादी हुई है? पाकिस्तान में शादी हुई है। पाकिस्तान में शादी हुई है। आपके पास पासपोर्ट इंडियन है? जी, इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास। तो आपको क्या कोई बातचीत हुई? क्योंकि कह रहे हैं कि शायद जिनके अभी तो बॉर्डर ही नहीं खुला ना, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या सीन है। तो पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई। उत्तर प्रदेश में भी सरकार एक्टिव हो चुकी है। 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं उत्तर प्रदेश में, और वीजा रद्द किए जाने के आदेश के बाद एक्शन में आई है यूपी सरकार। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया है कि पाक नागरिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। हमारे साथ बिहार पटना से प्रभाकर कुमार हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से सौरभ गुप्ता हैं, राजस्थान में जयपुर से सुशांत पारिक हैं और पंजाब में अमृतसर से गुरप्रीत सिंह चीना है हमारे साथ। प्रभाकर, सबसे पहले अगर आपके पास आना चाहूँ, क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कवायद तेज़ हो गई है, हमने देखा यहाँ पर। पटना से क्या कुछ खबर, बिहार से क्या खबर? जी बिल्कुल, बिहार में भी जो है इस पर ज़मीन पे गतिविधि जो है तेज़ हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मंत्री से बातचीत की और बिहार के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है। और उसके बाद बिहार में जो डीजीपी के लेवल पे लगातार एक हाई लेवल मीटिंग सुबह की गई, जिसमें सभी जिले के एसपी को निर्देश दिया गया है कि जो भी पाकिस्तानी वीज़ा पर हैं उनको पहले विजिट कीजिए आप। एक सूची भी जारी की गई है। पटना जिले की अगर मैं बात करूँ तो 24 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो यहाँ पे हैं। और आश्चर्य जिसमें यह है कि 24 के 24 जो है वो महिलाएं हैं। वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, लेकिन 24 के 24 जो महिलाएं हैं वो पटना में चिन्हित की गई हैं। जो लोकल थाने हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि उनके पास जाएं, उन्हें विजिट करें, उन्हें स्पॉट करके रख लें। बाकी वो आगे के निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे जैसे ही दिल्ली से या गृह मंत्रालय से जो निर्देश आएगा उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पटना जिले में 24 पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किया गया, वैसे ही बाकी जिलों में भी सभी एसपीज़ ने अपने अपने थानों को निर्देश दिया है। और जितने उनके पास जो डेटा है उसके हिसाब से जो भी पाकिस्तानी नागरिक वहाँ हैं उन्हें जाके लोकल थाना जो है उनको विजिट कर रहा है। अभी उनको बोल रहा है कि आप अपने सामान की पैकिंग कर लीजिए, स्टैंड बाई पे आप हो जाइए, आपको किसी भी समय हम यहाँ से जाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी आगे के निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आगे फिर जैसा निर्देश होगा, क्योंकि अभी भी कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जिस पे
पुलिस को क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल वीज़ा पे आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और उनको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिला है। तो अलग अलग तरह के केसेस हैं, इसलिए उस पर वो क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से जैसे निर्देश आएंगे या पुलिस हेडक्वार्टर से जैसा निर्देश आएगा वैसे उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो बिहार पुलिस, बिहार सरकार जो है इस मामले में पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। जी बिल्कुल। अमृतसर चलते हैं गुरप्रीत सिंह छीना के पास। गुरप्रीत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी थी, किस तरह से यहाँ पर भी कुछ पेचीदगियाँ हैं जिनकी बात प्रभाकर कर रहे हैं कि माँ जो है वो भारत की नागरिक हैं लेकिन शादी उनकी पाकिस्तान में हुई, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों में सरकार क्या कुछ देख रही है और क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है, बताएं। देखिए, जैसे कि प्रक्रिया यहाँ पे लगातार चल रही है, हम अटारी बॉर्डर पे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर पे हैं और सुबह के लगातार देख रहे हैं कि सरकार के, भारत सरकार के स्टैंड के बाद लगातार जितने भी पाकिस्तान नेशनल हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग थे जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, जिनकी शादी हुई थी पाकिस्तान में, उन केसेस को अभी लगातार प्रिव्यू किया जा रहा है। अगर कुल मिला के बात करें तो गृह मंत्री के बयान के बाद लगातार जो स्टेट है, जितने भी वहाँ पे ज़िले हैं, डिप्टी कमिश्नर है, उनको हदायतें दी गई है मुख्यमंत्री पंजाब के द्वारा भी कि जितने भी उनके ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में जितने पाकिस्तानी हैं उनकी डिटेल ली जाए और उनको कहीं ना कहीं गृह मंत्री के बयान के बाद जैसी भी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नैब सिंह सैनी, उन्होंने भी एक मीटिंग कॉल किया है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सबको बुलाया है क्योंकि जो लोकल जो जिला स्तर पे है वहाँ पे वो डिटेल ले रहे हैं ताकि जैसे ही गृह मंत्री ने कहा कि हमें एकजुटता होकर इस पूरे मामले को देखना होगा। अगर अटारी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ हमने देखा कि सुबह से लेके लगातार, क्योंकि 10 से लेके 4 बजे तक जो इमिग्रेशन है वो लगातार इमिग्रेशन ऑफिस चलता है। 10 से लेके 4 बजे तक हमने देखा कि जितने भी पाकिस्तान नेशनल थे वो यहाँ पे आए क्योंकि एक भारत सरकार ने बड़ा क्लियरली उनको अल्टीमेटम दिया था कि 48 आवर्स के बीच वो देश छोड़ के चले जाएं। कुल मिला के जैसे भारत ने एक फॉर्म स्टैंड लिया है तो उस गुरप्रीत आपको रोकूंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और कोई हो, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स तो यहाँ पर सुना हमने उमर अब्दुल्ला को, वो अभी सुरक्षा के मुतल्लिक बात कर रहे थे। यहाँ पर उनका कहना था कि कुछ और राज्यों से भी वो संपर्क साधे हुए हैं, किस तरह से मदद की जानी है दूसरे राज्यों के लोगों की, क्योंकि यहाँ पर जब कई सैलानी आए हुए थे हो सकता है कि कुछ के जाने को लेकर समस्या यहाँ पर आ रही हो और डिटेल्स में इस बारे में भी हम जुड़ेंगे। गुरप्रीत अपनी बात पूरी करें, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जितने भी जिलों में डिप्टी कमिश्नर है उनके थ्रू उनकी डेटा लिया जा रहा है और कुछ जो पाकिस्तान नेशनल यहाँ पे आए अटारी बॉर्डर पे उनसे हमने बातचीत भी की तो उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से जाया जा रहा है। जैसे कि गृह मंत्री के बयान के बाद लगातार जो पुलिस है वो लगातार रिपोर्ट ले रही है। यही सेम सिचुएशन हरियाणा में देखने को मिली है क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी, उन्होंने भी एक मीटिंग कॉल किया है जिसमें जितने भी बड़े अधिकारी उनको बुलाया ताकि एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जो पाकिस्तान से यहाँ पे आके रह रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है और उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है। ये पूरी रणनीति पंजाब और हरियाणा में लगातार बनाई जा रही है। वहीं अगर बात करें जो पाकिस्तान नेशनल है यहाँ पे आए हैं उनको, उनसे भी ये पता चला कि उनको लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी कॉल जानी शुरू हुई है कि आप यहाँ से वापस चले। जैसे सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है कि यहाँ पे अगर
अटारी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, उसमें भी हमने देखा कि कई तब्दीलियाँ की गई है। पहले जो बॉर्डर गेट था वो खुलता था, लेकिन कल से वो नहीं खुला। कहीं ना कहीं अब बड़ा मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, यहाँ पे जितनी भी चेंजेस और जैसे भी कई डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से गुरप्रीत बता रहे हैं, बीटिंग रिट्रीट जो कार्यक्रम होता है वाघा बॉर्डर पर, वहाँ पर अब दोनों देश के जो सैनिक है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, और साथ ही जो गेट होते हैं बॉर्डर पर वो भी अब नहीं खोले जाएंगे। सुशांत पारिक के पास चलते हैं जयपुर में। सुशांत, राजस्थान बॉर्डर से जुड़ा राज्य है, पाकिस्तान के करीब है, ऐसे में क्या सरकार के पास डेटा है इस बात का कि कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं और क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, राजस्थान करीब 1000 किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये वो इलाके जहां पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो वीज़ा पर, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर, शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए हुए थे, और करीब 20,000 का आंकड़ा है ऐसा पाकिस्तानी नागरिकों का। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हैं हिंदू विस्थापित, या फिर वो लोग जिनकी यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, या फिर वो उपचार के लिए, मेडिकल के लिए आए हुए थे। वो तमाम लोग अब परेशान भी हैं, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ का जो संगठन है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा है कि वो पहले से पाकिस्तान में परेशान थे, जिस तरह के हालात वहाँ पर थे, और वहाँ से वो इसी उम्मीद में आए थे हिंदू विस्थापित की यहाँ पर वो आएंगे, उन्हें नागरिकता मिलेगी। हालांकि सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन जिस तरह के आदेश अभी जारी हुए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक ली। सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया, वहाँ पर लगातार गश्त जारी है। पुलिस मुख्यालय ने पूरा डेटा जो है वो उसको उसी के आधार पर अब एक एक करके मैसेज भेजना शुरू कर दिया है जिला कलेक्टरों के माध्यम से, और देखा जा रहा है कि वहाँ से अब परिवार रवाना होना भी शुरू हो गए। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है उनको, खासतौर पे जो हिंदू विस्थापित हैं वो उम्मीद में है कि सरकार उनके लिए कुछ सोचेगी, उनके लिए कुछ प्लान करेगी। लेकिन अब 20,000 के इस आंकड़े में बड़ी संख्या इन लोगों के होने की वजह से सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इनके लिए क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल तो यही, जिस तरह के निर्देश जारी हुए हैं केंद्र सरकार से, पुलिस डिपार्टमेंट और बीएसएफ की टीम मिलकर कोशिश कर रही है कि वहाँ से उस इलाके में इन लोगों की वापसी करवाई जाए। बिल्कुल सुशांत, मुंबई चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, हमने सुना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनका डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद। क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन वहां पर लिया जा रहा है? देखिए, मुंबई में कई सारे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, कुछ लोग काम की वजह से भी आए हैं, और जो सख्त रवैया केंद्र सरकार ने लिए हैं उसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि देखिए, किसी के साथ कोई सिंपैथी की बात नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी से पर्यटकों को मारा गया है, उसके बाद केंद्र सरकार जो कदम उठा रहे हैं उसके साथ महाराष्ट्र की सरकार एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और जो भी आदेश दिए गए हैं गृह मंत्रालय से, उस आदेश को पूरी करने के लिए जो भी आधिकारिक स्तर पर जो कार्रवाई करनी होगी वो महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक मुंबई में खास करके फिल्म इंडस्ट्री भी है, और यहाँ पे कुछ दिनों से एक फिल्म जो है वो भी विचार में रहे हैं, क्योंकि एक पाकिस्तानी कलाकार उस फिल्म में है। वो भी अनाउंस कर दिया गया है यहाँ की फेडरेशन की तरफ से कि उस फिल्म को रिलीज़ नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंजेस हो, चाहे वो फिल्म हो, कोलैबोरेशंस के लिए या काम के लिए अगर कोई आए है मुंबई में, या कोई और कारण से आए हैं, मेडिकल कारण से आए हैं, या किसी रिश्तेदार से मिलने आए हैं, तो जो प्रक्रिया पूरे देश में है, जैसे जो पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करके उनको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो महाराष्ट्र में भी पूरी तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल, आप चारों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हर राज्य में ये कवायद तेज़ कर दी गई है, पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा रही है और एक एक करके उनका डेटा निकाल कर उनको चिन्हित करके उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि अब गृह मंत्रालय की तरफ से सभी पाकिस्तानी वीज़ा जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।
और एलओसी पर सीज फायर वायलेशन हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान। इस तमाम सबके बीच में जो कुछ चल रहा है, एक तरफ पर्यटकों पर हमला किया जाता है, 26 सैलानियों की जान चली जाती है और इस बीच में हमने देखा बारामूला में घुसपैठ हुई जहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और अब ये खबर भी सामने आई कि एलओसी पर भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसको लेकर मौके पर हमारे सहयोगी शिव अरूर मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर उरी में हूं और इस वक्त यहां मैं अकेला पत्रकार हूं। आपके लिए ये तस्वीर, ये आवाज़ एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव है। मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उस तरफ ही कल रात सीज फायर वायलेशन हुआ। गोलियां चली हैं इसी सेक्टर में। पहलगाम में घटित हुए टेररिस्ट मैसेकर के अगले ही दिन ये गोलीबारी छोटी बात नहीं है, ये एक संदेश है पाकिस्तान की तरफ से और वो संदेश भारत सुन रहा है। उरी का ये इलाका सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी नहीं, भारत के लिए एक यादगार बैटलफील्ड भी है। आपको याद होगा 2016 में यहीं से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च की थी, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स में घुसकर, जब इसी उरी के आर्मी कैंप पर एक घातक आतंकी हमला हुआ था। इसलिए उरी का हर चुप, हर गूंज मायने रखती है। ये सेक्टर पहले भी भारत के सब्र का अंतिम सीमा बन चुका है और आज जब पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट मारे गए, फिर से सवाल ये है, क्या पाकिस्तान समझता है कि हर बार जवाब सिर्फ शौक और सन्नाटा होगा? मैं हूं शिव अरूर, एलओसी उरी पर। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सिंधु जल संधि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है और बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ इस मामले में किया जाता है, क्योंकि इसके कई पहलू होंगे जिस पर सरकार को विचार करना होगा। और सरकार की तरफ से पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से भी चिट्ठी भेजकर ये जानकारी दे दी गई है इस सिंधु जल संधि के निलंबन की। पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल ये अहम बैठक की हम बात कर रहे हैं जो अमित शाह के घर पर चल रही है, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो हैं वो मौजूद हैं। भारत ने सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर दिया है और इस बड़े फैसले के अलावा भारत ने कई और फैसले भी लिए हैं। तो सिंधु नदी समझौते को स्थगित जिस तरह से किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? भारत के लिए ये ज़रूरी नहीं रह गया है कि जो 6 नदियां इस समझौते में आती हैं उनके बारे में पाकिस्तान से वो कोई भी जानकारी साझा करे। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान का रुख देखकर संधि पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार भी अब रखेगा। सिंधु नदी समझौते के पूर्व कमिश्नर कुशवेंद्र वोहरा से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने, वो आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेयंस में रखने का फैसला किया है। ज़मीन पर इसका क्या असर होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इसका क्या असर होगा, क्या पाकिस्तान की चुनौतियां बढ़ने वाली, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व कमिश्नर इंडस और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन रहे कुशवेंद्र वोहरा। पहला सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त फैसला भारत ने किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को, ऑपरेशनलाइजेशन को रोक दिया है बेसिकली। ज़मीन पर कितना असर होगा इसका? देखिए, इसमें ना असर जो है कई तरीके से होगा। पहला तरीका तो ये है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ अब ऐसी हो गई हैं जिससे पाकिस्तान को भी अब लगेगा कि उनका जो भी हमारी ऑब्लिगेशन उनकी तरफ थी, अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनको उसका असर होगा। सो एक तो ये हो गया कि पॉसिबिलिटी हो गई कि हम ट्रीटी के बियॉन्ड सोच पाएँ। अभी तक हमने अपनी परफॉर्मेंस जो रखी थी वो सब हम ट्रीटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अबेंस में अगर है और अगर ये कुछ देर रहता है अबेंस में, तो अब हमारी जो ऑब्लिगेशन ट्रीटी में थी पाकिस्तान के लिए, वो अब ट्रीटी के लिए ऑब्लिगेशन हमारे पास, हमें ऑब्लिगेशन को पूरा करने की ज़रूरत सस्पेंशन पीरियड में नहीं होती है। तो अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो पाकिस्तान को काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और हम लोग नई एक संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं जिससे हम अपने जो हिस्से का पानी है या ये कहें कि वेस्टर्न रिवर्स पे भी वाटर सिक्योरिटी हम अपनी भारत के लिए और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उसके लिए हमको बनानी होगी। पर मौजूदा तौर पर अभी पाकिस्तान में जो खरीफ सीज़न है वो अप्रैल से शुरू होता है,
मॉनसून वहाँ जून के एंड तक पहुँचता है, तो जो वाटर फ्लो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जितना पानी शेयर करना है भारत को, पाकिस्तान पर उस सेंस में क्या असर पड़ेगा? अभी अगर आप अभी इमीडिएट कंसर्न देखेंगे तो अभी बहुत ही छोटा टाइम है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट उनका खरीफ सेशन आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब अगर हमारा माइंड फ्री है और हम एक नई संभावनाएं पे काम करेंगे, स्टोरेजेस पे काम कर सकते हैं। देखिए चिनाब और झेलम में ट्रीटी के अनुसार हम लोग स्टोरेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की रेंज लेके चलें, उसमें पाकिस्तान पे उस सब चीज़ों का असर होना शुरू हो जाएगा और वो पानी हम लोग अपने भारतवर्ष में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं, कुछ डाइवर्शन की भी संभावनाएं बनती हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है कि हम लोग डाटा शेयरिंग अब इस सस्पेंशन के दौरान करने की ज़रूरत नहीं है। तो सस्पेंशन है तो डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी और हमारी जो फ्लड की इंफॉर्मेशन है हमारी रेगुलरली जाती है वो भी देने की अब इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर हम फ्लड की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको मालूम है कि ड्यूरिंग फ्लड पीरियड काफ़ी फ्लड्स कई बार आते हैं, और उसकी पूर्व सूचना जब हम उनको देते हैं तो उनको उसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है उसको मैनेज करने का, तो वो अब उनको वो एडवांटेज तो नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। अजमेर कांड जैसी झलक दिखाने वाले इस मामले में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं शिकार बनी बताई जा रही हैं। आरोप यह है कि आरोपी युवकों ने अपनी पहचान छिपाकर इन युवतियों से दोस्ती की और फिर अश्लील वीडियो बनाकर न सिर्फ इनको ब्लैकमेल किया बल्कि अन्य छात्राओं को फंसाने के लिए मजबूर भी किया गया। आरोपियों के नाम फरहान और साहिल बताए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है जहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। छात्राओं से गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप यहां पर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए भी इन छात्राओं पर दबाव डालने का आरोप जो है वो लगाया गया है कि इन छात्राओं पर दबाव डाला जा रहा था। कॉलेज की 6 से ज़्यादा छात्राएं जो हैं वो इसका शिकार हुई बताई जा रही हैं। आरोपियों के नाम फरहान और साहिल हैं। पहचान छुपाकर इन लड़कों ने पीड़ितों से दोस्ती की, उसके बाद इनके वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी छात्राओं को फंसाने के लिए भी इन छात्राओं को मजबूर किया जाने लगा। एक पीड़ित के यहाँ तक नाबालिग होने की भी खबरें आ रही हैं। और इतना ही नहीं, 2022 से छात्राओं का शोषण चल रहा था। पुलिस ने 3 अलग अलग थानों में इस मामले में FIR दर्ज की है। जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया। 2 आरोपी फिलहाल भोपाल से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ और आरोपी हैं जो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बागशवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। जिस मामले में प्रकरण कायम किया गया है उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग SIT गठित की गई है जिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो SIT टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था और अब पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद ही ये गंभीर मामला सामने आया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली FIR है वो 11 अप्रैल को दर्ज हुई थी। हालांकि ये मामला 2017 से चला रहा है। जो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 2017 से इन लड़कियों के साथ जो शोषण चल रहा था और लगातार चूँकि इस जो ये आरोपी मुख्य आरोपी हैं इनसे पूछताछ में पता लगा, उनके मोबाइल जब खंगाले गए तो भी इस रैकेट का पता लगा। कुछ आरोपी दूसरे राज्यों के भी बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसा पता लगा है कि ये पहले कुछ लड़कियों को फांसते थे, उनसे दोस्ती गांठते थे और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण होता था और फिर उनसे कहा जाता था कि वो अपनी दोस्तों को भी इनकी दोस्ती कराएं और इस तरह से इन्होंने एक बड़ा चक्र बना लिया था। आखिरकार
लगातार एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि कुछ लोग अब नौकरी भी करने लगे हैं, इसके बावजूद इनका शोषण चल रहा था। वहीं जो निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर पुलिस उनसे जानकारी मांगती है तो वो जानकारी मुहैया कराएंगे, लेकिन अभी तक तो 4 लड़कियां सामने आ गई हैं। दो आरोपी पकड़े गए हैं। उनकी जो उनसे पूछताछ चल रही है, उसके आधार पर कुछ और आरोपियों को दूसरे राज्यों में खंगाला जा रहा है। उनके बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जो कुछ वीडियो मिले हैं उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ें हैं, और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हथियारों के दम पर भी उनको डराया धमकाया जाता था। अब चूँकि इसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, तो इस आधार पर भी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला, और जिस तरह से अजमेर में कुछ सालों पहले एक इस तरह का वाकया हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 लड़कियां फिलहाल सामने आई हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक लड़की की काउंसलिंग भी की जा रही है। एक लड़की के साथ जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था तब वो नाबालिग थी, तो पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस की तफ्तीश इस दिशा में आगे बढ़ रही है। SIT गठित कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस मामले को सुलझा लेगी। जी हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान। और नक्सलियों के ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सलियों ने बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से शांति वार्ता करने की भी पहल की है, अपील की है। यहाँ पर बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। इस अभियान में 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 नक्सलियों को मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुठभेड़ में अब तक 100 IED बम जो हैं वो डिफ्यूज़ भी कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। तेलंगाना की सीमा भी यहाँ पर लगती है, तो एक बड़ा इलाका वहाँ पर भी नक्सलवाद से प्रभावित है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। कर्रेगुट्टा जो इलाका है, पुजारी कांकर जो इलाका है, इन इलाकों में पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। नक्सली चारों तरफ से घिर गए हैं। उसके बाद ये अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए और शांति वार्ता की जाए। माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी लड़ाई जारी है और ये लड़ाई बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर में चल रही है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा है और हजारों की संख्या में वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बीजापुर को कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर बीजापुर के SP, DIG और दंतेवाड़ा के SP, CRPF के बड़े अधिकारी, ये तमाम लोग बीजापुर में बैठे हुए हैं और ये पुलिस लाइन का इलाका है। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है और एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो कर्रेगट्टा की पहाड़ी का जो सरकमफ्रेंस है वो करीब 200 किलोमीटर का है और बस्तर के IG तेलंगाना की बॉर्डर पे बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजापुर में 2 जिलों के SP के साथ, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी DGP भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार उड़ान भर रहे हैं क्योंकि जो सुरक्षा बलों को कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन के लिए बीते 24 करीब 100 घंटों से लगाया गया है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन तक रसद पहुँचाने के लिए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की जो सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1, जिसको लीड हिडमा करता है, और उसके जो बड़े कैडर के लोग हैं, देवा हैं, सुधाकर हैं, ये सब इस बटालियन में अंदर फंसे हुए हैं। या तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि इनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, या ऐसा भी है कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल वहाँ पर ऑपरेशन में लगे हुए हैं और
उनके दबाव के चलते चारों तरफ से अब घिर चुके हैं, तो सरेंडर करने की भी स्थिति होगी। तो नक्सलियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। और ऑपरेशंस की तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सेना का जो हेलीकॉप्टर है उस पर रसद भर के सामान जो ज़रूरी है और जो बैकअप के तौर पर इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये 3-3 हेलीकॉप्टर हैं और यहाँ पर ही तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं। अब इंतज़ार इस बात का है कि एक बड़ी खबर आ सकती है माओवाद के खिलाफ, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। सैकड़ों की तादाद में माओवादी अंदर कर्रेगट्टा की पहाड़ी में है। ये बहुत दुर्गम इलाका है जहाँ पर ज़मीन के रास्ते से पहुँचना मुश्किल है। यही वजह है कि ऑपरेशन को चारों तरफ से जब लॉन्च किया गया, कर्रेगट्टा की चारों पहाड़ी को 200 किलोमीटर के एरिया को घेरा गया है और अंदरूनी इलाकों में जो जवान हैं वो लगातार अंदर बढ़ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में ये जवान हैं। मॉनिटरिंग से समझ सकते हैं कि बीजापुर के इस सिविल लाइन में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी बस्तर के बॉर्डर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी पूरा अपडेट ले रहे हैं। तो सीधी नज़रें इस ऑपरेशन पर बनी हैं और इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। और उसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ़ है, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से वादा किया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा। उसी कड़ी में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। बीजापुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।